अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये सिलेबस तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आज हम सबक नंबर 4 बरक़ी रॉ के असरात ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर की पहली वीडियो है ये। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट में जो रिडक्शन है वो देख लेते हैं हम। ये है चैप्टर 4। इसमें वरुण पांचवी ओर यानी के ऊपर से पांचवी लाइन थोड़े आठवां यानी ज़रा याद कीजिएगा जो पार्ट है वो स्वयं अध्ययन के लिए बोला गया है। मूल्य मापनातून वगळले ऐसा नहीं कहा गया है। सो ये वाला पार्ट एग्जाम के तौर पर पूछा जा सकता है। 47 पर ये पार्ट है। फिर उसके बाद में 47 पे ही वरुण आठवीं ओर मागील इयत्तामध्ये ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ मूल्य मापनातून वगळले यानी के ओमिट है। तो पेज नंबर 47 के ऊपर जो एक्चुअल ओमिटेड पार्ट है वो पहला वाला पैराग्राफ है, पिछली जमात वाला जो पैराग्राफ लिखा गया है। पिछली जमात में आपने बरक़े सुकूनी यहाँ से लेकर हासिल की है, यहाँ तक का जो पार्ट है अभ्यासनार आहोत एक्चुअली। सो ये हासिल करेंगे यानी यहाँ तक का पार्ट, ये पार्ट ओमिट है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जितना भी है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले ज़रा याद कीजिए कि रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं हम। पहला सवाल है उसमें, अशिया बरक़ी रॉ के मौसिल है या गैर मौसिल, ये आप किस बिना पर तय करते हैं। बरक़ी रॉ यानी कि करंट और मौसिल यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें से करंट फ्लो होता है, करंट बहता है, और गैर मौसिल यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, बरक़ी रॉ नहीं बहती। तो कोई भी चीज़ बरक़ी रॉ की मौसिल है या गैर मौसिल है ये किस बिना पर बताया जाता है, ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे हम, अशिया के बरक़ी रॉ का उम्दा मौसिल होना या गैर मौसिल होना, यानी कोई चीज़ का बरक़ी रॉ का मौसिल होना या गैर मौसिल होना, उसमें से करंट का बहना या ना बहना, ये अशिया में मौजूद बरक़ी मज़ाहमत पर मुनस्सिर होता है। बरक़ी मज़ाहमत जो होती है उसके अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। मज़ाहमत के मानी किसी चीज़ को रोकने के है, रोकने वाली चीज़ को मज़ाहमत कहते हैं। तो कोई भी चीज़ के अंदर बरक़ की मज़ाहमत यानी कि बरक़ी रॉ को रोकने वाली खासियत जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बरक़ी रॉ का उम्दा मौसिल है या गैर मौसिल। जिन अशिया की बरक़ी मज़ाहमत निहायत कम हो वो बरक़ी रॉ के उम्दा मौसिल या मौसिल होते हैं, और जिन अशिया की बरक़ी मज़ाहमत बहुत ज़्यादा हो वो बरक़ी रॉ के गैर मौसिल होते हैं। सो हर चीज़ के अंदर बरक़ी रॉ की मज़ाहमत मौजूद होती है। किसी में कम, बहुत कम या सिफर होती है, किसी में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। सो बरक़ी मज़ाहमत जितनी कम होगी उतना उम्दा मौसिल होगा वो बरक़ी रॉ का, यानी कि उसमें से करंट उतनी अच्छी तरह से पास होगा। बरक़ी मज़ाहमत जितनी ज़्यादा होगी उतना बर्फ़ का गैर मौसिल होगा वो, यानी कि करंट के बहने में उतनी दुश्वारी वहाँ पर पैदा होगी। सेकेंड क्वेश्चन बोला है, लोहा बरक़ी रॉ का मौसिल है लेकिन नीचे गिरे हुए लोहे के टुकड़े को हाथ से उठाते वक्त बिजली का झटका क्यों नहीं लगता। हमें पता है लोहे के अंदर से करंट पास हो सकता है, लेकिन अगर कोई लोहे का टुकड़ा है जो कि नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसे हम उठा ले तो उससे हमें करंट नहीं लगता। ऐसा क्यों? जवाब, अगर कोई शय पर बरक़ी बार हो तो जब ही उसे छूने पर बिजली का झटका लगता है, करंट लगता है। लोहा बर्फ़ का उम्दा मौसिल है लेकिन नीचे गिरे हुए लोहे पर कोई बरक़ी बार मौजूद नहीं होता, इसीलिए उसे उठाते वक्त बिजली का झटका नहीं लगता।
बेसिकली जो चीज सर्किट से कनेक्टेड होगी, बरकी दौर से जुड़ी होगी, उसी में बरकी बार पैदा होगा और वहीं पर करंट फ्लो करेगा। उसी चीज को हाथ लगाने पर हमें करंट लगेगा। अगर सर्किट के वायर को हाथ लगाते हैं हम तो हमको करंट लगेगा, लेकिन वही वायर अगर जमीन पर खुला हुआ पड़ा है, किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके ऊपर बरकी बार नहीं आएगा, यानी कि उसे छूने पर हमें करंट नहीं लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद में ये पैराग्राफ दिया है जो कि ओमिट बोला है हमें। नेक्स्ट है मुशाहिदा करके बहस कीजिए। ज़ैल की तस्वीर में आपको क्या दिखाई देता है? बरक़ी रॉ के कौन कौन से असरात आपको दिखाई देते हैं? ज़ैल की चीज़ों में अगर हम देख रहे हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं यहाँ पर। टीवी है, लैंप है, इलेक्ट्रिकल चिमनी है, ये वाला लैंप है, पंखा है, घंटी है, बरक़ी घंटी, बेल जो होती है, ये सारी चीज़ें ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। बरक़ी रॉ के कौन कौन से असरात आपको दिखाई देते हैं? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बरक़ी रॉ के असरात कौन कौन से होते हैं। बरक़ी रॉ के बेसिकली दो असरात होते हैं, एक हरारती असर और दूसरा मक़नातीसी असर। तो कुछ आलात जो होते हैं वो हरारती असर पर काम करते हैं, कुछ आलात जो होते हैं वो मक़नातीसी असर पर काम करते हैं। तो इसी के बेसिस पर हमें इस सवाल का जवाब देना है। ज़ैल की तस्वीर में मुख्तलिफ बरक़ी आलात दिखाए गए हैं। ये बरक़ी आलात बरक़ी रॉ के दर्जे ज़ैल असरात पर काम करते हैं। बरक़ी रॉ का हरारती असर पे काम करने वाले आलात बरक़ी चिमनी और लैंप है। लैंप जो होता है वो बरक़ी रॉ के हरारती असर पे काम करता है, उससे हमें रोशनी मिलती है। लेकिन रोशनी क्यों मिलती है? वो जो बल्ब होता है उसके अंदर लगा हुआ, बल्ब के अंदर एक तार होता है और वो तार क्या होता है? बरक़ी रॉ गुजरने की वजह से चमकता है, मतलब थोड़ा जलने टाइप के जैसा हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होने पर वो चमकता है और हमें रोशनी मिलती है। तो इस तरह से बरक़ी चिमनी और बरक़ी लैंप जो है ये बरक़ी रॉ के हरारती असर पर काम करते हैं और बरक़ी रॉ के मक़नातीसी असर पर पंखा और बरक़ी घंटी ये आलात काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बरक़ी दौर में तवानाई की मुंतकिली। बरक़ी दौर यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं हम, इसके अंदर तवानाई की मुंतकिली। अब हम क्या कर रहे हैं? अभी ऊपर हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जब बरक़ी घंटी की बात करते हैं हम तो वहाँ पे क्या हो रहा है? पहले बरक़ी दौर से बरक़ी रॉ यानी कि बरक़ी तवानाई गुजर रही है, ये कन्वर्ट हो रही है मक़नातीसी तवानाई में, मक़नातीसी तवानाई कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकी तवानाई में, जिसकी वजह से उसका जो रिंग होता है वो हिलता है और फिर ये बरक़ी तवानाई मैकेनिकी तवानाई आवाज़ की तवानाई में तब्दील हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग तवानाई का कन्वर्जन होता है। उसी रिलेशन में हमें एक पार्ट पढ़ना है बरक़ी रॉ का हरारती असर। बरक़ी दौर में तवानाई की मुंतकिली, एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अमल करके देखिए कि थ्रू ये समझाया गया है हमें। अशिया है इसमें जोड़तार, बरक़ी खाना यानी कि सेल, बैटरी, मज़ाहमती तार यानी कि ऐसा तार जिसकी मज़ाहमत ज़्यादा होती है, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, बरक़ी ख़वा का फ़र्क जो होता है उसे गिनने के लिए ये आला होता है, एम मीटर, बरक़ी दौर में जो करंट फ्लो हो रहा है, बरक़ी रॉ फ्लो हो रही है, उसे मेजर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए ये आला होता है। प्लग यानी कि स्विच, बटन, कुंजी वगैरह। अमल, आलात को शक्ल 4.2 में दिखाए गए बरक़ी दौर के मुताबिक जोड़िए। बरक़ी दौर में बरक़ी रॉ आई की पैमाइश कीजिए। मज़ाहमती तार के दोनों सिरों में ए और बी बरक़ी ख़वा का फ़र्क VAB की पैमाइश कीजिए। वोल्ट मीटर से VAB की पैमाइश करेंगे और एम मीटर से I की पैमाइश यानी कि करंट की पैमाइश करेंगे। पहले सर्किट देख लेते हैं हम किस तरह से है वो। यह है बरक़ी खाना, यहाँ से करंट फ्लो होगा। यह है मज़ाहमती तार A से B तक का। यह है एम मीटर जिससे करंट को यानी कि बरक़ी रॉ I को गिना जाएगा। यह है वोल्ट मीटर जिससे
पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बरक़ी ख़वा के फ़र्क को मेज़र किया जाएगा, पैमाइश की जाएगी। इस तरह से ये सर्किट है। आगे क्या बोल रहा है, ए का बरक़ी ख़वा बी के बरक़ी ख़वा से ज़्यादा है क्योंकि नुक्ता ए बरक़ी खाने के मुस्बत सिरे से और नुक्ता बी बरक़ी खाने के मनफी सिरे से जोड़ा गया है। ये बात अच्छे से जहन नशीन रखिएगा कि कोई भी सर्किट के अंदर बरक़ी रॉ कब बहती है। बरक़ी रॉ बहती है दो टर्मिनल पर या दो सिरों पर बरक़ी ख़वा में फ़र्क आने की वजह से। जब तक किसी भी चीज में बरक़ी ख़वा का फर्क मौजूद नहीं होगा तब तक उसमें से बरक़ी रॉ नहीं बहेगी। तो यहाँ पर मज़ाहमती तार जो है ए बी, उसका ए सिरा बरक़ी खाने के मुस्बत सिरे से जुड़ा है और बी सिरा बरक़ी खाने के मनफी टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। मुस्बत का जो पॉइंट होता है वो जो होता है वो ज़्यादा बरक़ी ख़वा रखता है, मनफी का जो टर्मिनल होता है वो क्या करता है, कम बरक़ी ख़वा का फ़र्क रखता है। तो ये जो मज़ाहमती तार है या फिर ये पूरा तार जो है, इसे हम बरक़ी ख़वा के फ़र्क जो कि ए और बी के दरमियान आ रहा है मुस्बत और मनफी टर्मिनल की वजह से, मुस्बत सिरे और मनफी सिरे की वजह से जो कि बरक़ी खाने के हैं, तो इनकी वजह से ए और बी नुकात के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क होता है और इसीलिए वहाँ से जो बरक़ी बार होते हैं वो फ़्लो होने लगते हैं। अगर ए से बी की जानिब क्यू बरक़ी बार मुंतकिल हो, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पर बरक़ी ख़वा का फ़र्क आ गया, तो जो चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा बरक़ी बार के पॉइंट से कम बरक़ी बार वाले पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव से क्यू बार, ये जो है बरक़ी बार है, ये बहता है, इसीलिए सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, बरक़ी रॉ दौड़ती है। तो इस तरह से क्यू बार जो रहेगा वो ए से बी की जानिब जाएगा। अब जब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है मतलब ए से बी की जानिब आ रहा है। अगर ए से बी की जानिब क्यू बरक़ी बार मुंतकिल हो तो इसकी सुकूनी बर्क़ से बर्क़ में होने वाली कमी वी ए बी क्यू होगी। तो इसका जो करंट होगा वो वी ए बी क्यू के हिसाब से दिया जाएगा। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था ये ओहम का कानून। ओहम का कानून जो होता है वो I इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय Q होता है, यानी कि बरक़ी ख़वा का फ़र्क ज़रब जो चार्ज बह रहा है किसी एक सिरे से दूसरी सिरे की जानिब, उस चार्ज की कीमत। अगर ए से बी की जानिब क्यू बरक़ी बार मुंतकिल हो तो इसकी सुकूनी बर्क़ में होने वाली कमी वी ए बी क्यू होगी। इसका मतलब क्यू बरक़ी बार ए से बी तक जाने में वी ए बी क्यू इतना काम हुआ है। देखिए नवी जमात सबक नंबर 3 नवी जमात में इस कंसेप्ट को समझाया गया है कि किस तरह से बरक़ी बार के बहने पर बरक़ी रॉ पैदा होती है। जब एक बार बरक़ी बार ए से बी की जानिब जा रहा है तो वहां पर एक काम होता है। काम जो होता है उसे कैसे देंगे हम, दोनों सिरों के दरमियान मौजूद बरक़ी ख़वा का फ़र्क ज़रब जितना भी बार वहां पर बरक़ी बार ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर क्यू का बरक़ी बार हम लोग देख रहे हैं तो हम दोनों सिरों के दरमियान जो बरक़ी ख़वा का फ़र्क है यानी वी ए बी को क्यू से ज़रब देंगे तो इतने अमाउंट का काम वहां पर होगा। अब काम हो रहा है तो काम बगैर तवानाई के नहीं होगा, यानी कि इस काम को होने के लिए तवानाई दरकार होगी। ये काम करने के लिए तवानाई कहाँ से आई, तवानाई का जरिया बरक़ी खाना है। तो ये जो तवानाई होती है ये इस बरक़ी खाने से निकलती है जो कि बरक़ी तवानाई होती है। ये तवानाई बरक़ी खाने ने बरक़ी बार के जरिए मज़ाहमती तार को दी, वहां वी ए बी क्यू का काम हुआ। क्यू बरक़ी बार टी वक्त में ए से बी तक गया, यानी अगर ये काम टी वक्त में हुआ है तो उस वक्त में वी ए बी क्यू इतनी तवानाई मज़ाहमती तार को दी गई।
सो यहाँ पर तवानाई की जो मिकदार है मज़ाहमती तार को जो दी जा रही है वो है VAB ज़रब Q। इतना काम हुआ और इतने काम के लिए जो तवानाई लगी वो VABQ मल्टीप्लाइड बाय Q के लिए हुआ। अब ये जो काम हुआ, ये जो तवानाई दी गई वो कब दी गई, मतलब कितने वक्फे के लिए दी गई, वो दी गई T वक्त के लिए। Q बरक़ी बार T वक्त में A से B तक गया, यानी अगर ये काम T वक्त में हुआ है तो उस वक्त में VABQ इतनी तवानाई मज़ाहमती तार को दी गई, यानी ये तवानाई मज़ाहमती तार को मिलती है और इसकी तब्दीली हरारती तवानाई में होती है और मज़ाहमती तार की तपिश बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मामला, बरक़ी खाने से बर्फ की शक्ल में यानी कि चार्ज की शक्ल में बरक़ी तवानाई निकल रही है और वो तवानाई आ रही है कहाँ पर, मज़ाहमती तार के ऊपर। अब मज़ाहमती तार के ऊपर आने के बाद ये जो तवानाई है जो कि बरक़ी तवानाई है, ये तब्दील हो रही है हरारती तवानाई में, जिसकी वजह से इस मज़ाहमती तार का दर्जे हरारत जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि वो गर्म हो रहा है। यानी ये तवानाई मज़ाहमती तार को मिलती है और इस तवानाई की तब्दीली हरारती तवानाई में होती है और मज़ाहमती तार की तपिश बढ़ जाती है। तो इसी को बरक़ी रौ का हरारती असर कहते हैं। क्या होता है बरक़ी रौ का हरारती असर, बरक़ी मज़ाहमत को बरक़ी दौर में जोड़ने से बरक़ी रौ से उसमें जो हरारत पैदा होती है उसे बरक़ी रौ का हरारती असर कहते हैं। मतलब अगर सर्किट में कोई भी एक रेजिस्टेंस यानी कि मज़ाहमत देने वाली चीज आ जाएगी तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है हीट एनर्जी में। बरक़ी तवानाई तब्दील होती है हरारती तवानाई में। इसी प्रोसेस को, इसी अमल को हरारती असर कहा जाता है बरक़ी रौ का। उसकी डेफिनेशन भी दी गई है, नीचे देखिए। बरक़ी रौ का हरारती असर, बरक़ी मज़ाहमत को बरक़ी दौर में जोड़ने से बरक़ी रौ से उसमें जो हरारत पैदा होती है, किसमें, बरक़ी मज़ाहमत में, उसमें जो हरारत पैदा होती है इसे बरक़ी रौ का हरारती असर कहते हैं। पिछले पेज पर हमने जो फिगर्स देखी थी उनमें इलेक्ट्रिकल चिमनी थी, बरक़ी चिमनी थी और लैंप था। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बरक़ी रौ के हरारती असर पे ही काम करती है। हमारे घर की जो इस्त्री होती है वो भी बरक़ी रौ के हरारती असर पर काम करती है। पानी गर्म करने का हीटर जो होता है वो भी बरक़ी रौ के हरारती असर पर काम करता है। घर में कहीं कहीं पर सेगड़ी यूज़ की जाती है जिसमें तार लगे होते हैं, वो तार गर्म हो जाता है और उससे खाना पकाया जाता है, तो वो भी जो होता है वो बरक़ी रौ के हरारती असर पर काम करने वाला आला होता है। नेक्स्ट, आइए दिमाग पर जोर दे के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। बरक़ी दौर में बरक़ी मज़ाहमत की जगह अगर बरक़ी मोटर हो तो बरक़ी खाने के जरिए दी गई तवानाई की तब्दीली किस शक्ल में इस्तेमाल की जाएगी। अब बरक़ी मोटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज को हरकत देने के लिए, यानी कि मैकेनिकी तवानाई के लिए हम बरक़ी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी हम रेजिस्टेंस हटा दें, मज़ाहमत हटा दे और यहाँ पर बरक़ी मोटर लगा दे तो क्या होगा, वो यहाँ तक बरक़ी तवानाई आएगी और यहाँ पर बरक़ी मोटर होने की वजह से वो तवानाई तब्दील हो जाएगी मैकेनिकी तवानाई में। बरक़ी दौर में बरक़ी मज़ाहमत की जगह अगर बरक़ी मोटर हो तो बरक़ी खाने के जरिए दी गई तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील होगी या मैकेनिकी तवानाई होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फार्मूला और डेरिवेशन रिलेटेड कंसेप्ट दिए गए हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहला है बरक़ी ताकत का कंसेप्ट। बरक़ी ताकत का कंसेप्ट समझने के लिए हम पहले ताकत के फार्मूले को ध्यान देंगे। कोई भी चीज पर लगाई गई ताकत मसावी होती है जितनी तवानाई इस्तेमाल हो रही है उस ताकत को लगाने के लिए बटे जितने वक्त के लिए वो तवानाई इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर जो ताकत पैदा होगी, जो पावर पैदा होगा वो बरक़ी
ताकत होगी, इलेक्ट्रिकल पावर होगा, उसे हम देंगे बरकी तवानाई, जो कि थी VAB मल्टीप्लाइड बाय Q बटे कितने वक्त के लिए बह रही थी, वो स्मॉल t के लिए बह रही थी, ये वक्त, और यहां पर आएगा VAB अपॉन T। तो ये है बरकी ताकत VAB मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन T, मल्टीप्लाइड बाय Q आएगा यहां पर। नाउ इसमें Q अपॉन T ये जो होता है, ये होती है करंट की क्वांटिटी। 9th स्टैंडर्ड में हमने ये जाब्ता पढ़ा था, Q बटे T मसावी होता है I, तो यहां पर जो बरकी ताकत होगी वो मसावी हो जाएगी दोनों सिरों के दरमियान मौजूद बरकी हवा का फर्क, यानी कि VAB ज़रब इसमें बहने वाला करंट, इसमें बहने वाली बरकी रो। ये I हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि I मसावी होता है Q बटे T, यहां पर दिया गया है I मसावी Q बटे T। सो इस तरह से VAB ज़रब I, दो सिरों के दरमियान बरकी हवा का फर्क ज़रब उसमें बहने वाली बरकी रो, इससे हमें मिलती है बरकी ताकत की कीमत। नेक्स्ट है, तवानाई के जरिए बरकी खाने से T वक्त में P ज़रब T तवानाई बरकी मज़ाहिम को दी, तब बरकी दौर से I बरकी रो मुसलसिल बह रही है, तो T वक्त में बरकी मज़ाहमत में पैदा होने वाली हरारत ज़ैल के मुताबिक होगी। अब हरारत की तवानाई निकालना है हमें, तो हरारत की तवानाई के लिए क्या करेंगे, हम ये ज़ाब्ता कॉमन वाला इस्तेमाल करेंगे। हरारती तवानाई मसावी बरकी ताकत ज़रब जितने वक्त के लिए वो तवानाई बन रही है, बह रही है, तो यहां पर आएगा वक्त। हरारती तवानाई को H से डिनोट करते हैं, तो ये होगा H। बरकी ताकत अभी हमने निकाली, ये है VAB ज़रब I, कितने वक्त के लिए है ये है T वक्त के लिए, तो यहां पर लेंगे हम T। तो इस तरह से VAB ज़रब I ज़रब T हो जाएगा। पहले H को इस तरह से लिखा जा सकता है P ज़रब T, यानी कि बरकी ताकत ज़रब वक्त। सो VAB ज़रब I ज़रब T इस तरह से होगा। नाउ 9th स्टैंडर्ड में हमने ओहम का कानून पढ़ा था। ओहम के कानून के मुताबिक VAB ज़रब I, इस टर्म की जो कीमत होती है वो R होती है। V ज़रब I मसावी होता है R। सो यहां पर हम VAB ज़रब I की जगह पर रखेंगे R, सो ये हो जाएगा R ज़रब T। ये जो R होता है ये मज़ाहमत होती है, रेजिस्टेंस होता है, और इसे ओहम इस इकाई में नापा जाता है। तो वो जो बरकी तार में कितनी मज़ाहमत है ये देखने के लिए कैपिटल R की क्वांटिटी होती है। सो ऑब्वियसली उसके अंदर कितनी हरारत पैदा होगी ये डिपेंड करेगा वो कितना मज़ाहमत करने वाला है। अगर कम मज़ाहमत करने वाला है तो उसके अंदर कम दर्जे हरारत उसका होगा, मतलब कम हीट का प्रोडक्शन होगा वहां पर। अगर ज्यादा मज़ाहमत वाला है तो हीट का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। सो H इज इक्वल्स टू RT। इस तरह से एक जाब्ता मिलेगा हमें। आई एम सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। V इज इक्वल्स टू IR होता है। सो ये I की जगह पर V और R के फॉर्म में वैल्यू रखेंगे हम एक्चुअली। नाउ एक बार और देख लेते हैं हम इसको। H की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है VAB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हरारती तवानाई है पैदा होने वाली मज़ाहमती तार में। नाउ ओहम का जो कानून है, ओहम के कानून के मुताबिक VI की वैल्यू R के इक्वल होती है। VI मसावी R, यह है ओहम का कानून। सो I की कीमत क्या हो जाएगी यहां पर फिर V
सॉरी आर अपॉन वी, आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली ये इक्वेशन ही रॉन्ग ले रहा था। ओहम का जो कानून है वो V इज इक्वल्स टू आई आर है। टर्म्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओहम का कानून है। सो वी ए बी अगर कभी हम लेते हैं तो वो हो जाएगा, उसमें बहने वाला करंट, ए से बी के बीच में बहने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय उसके अंदर जो मज़ाहमत है वो, यानी कि रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये जो आई है, आई की कीमत होगी वी ए बी अपॉन आर। ये ज़रब वाला आर यहां पर आ जाएगा, तकसीम में हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो आई की कीमत वी ए बी अपॉन आर हो जाएगी। इस तरह से एच मसावी वी ए बी एज इट इज रहेगा, ज़रब आई की जगह पर, इस आई की जगह पर आएगा वी ए बी बटे आर ज़रब टी। वी ए बी और वी ए बी का ज़रब होगा तो वो कुव्वत 2 हो जाएगी उसकी, वी ए बी की दूसरी, ज़रब बचेगा टी बटे आर। आर को हम टी के बटे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से टी बटे आर होगा। नाउ वी ए बी की दूसरी ज़रब टी बटे आर, इस तरह से होगा ये। ना यहां पर हम क्या करेंगे, v की दूसरी, जो ऊपर लॉ लिया था v इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई आर की वैल्यू वापस से रखेंगे यहां पर। h इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई आर की दूसरी, कौन सा वाला, जो ए बी के बीच में है, ज़रब t बटे आर। इसे हम आई से ही डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई की दूसरी बटे आर की दूसरी, ज़रब t बटे आर। दूसरी का मतलब 2 बार ज़रब, तो ये होगा आई ज़रब आर ज़रब आर। आगे बचा हुआ है टी बटे आर, तो एक आर और एक आर ये कैंसिल होगा, आई और आई यानी कि आई की दूसरी ज़रब आर ज़रब टी। इस तरह से हरारती तवानाई की मिक़दार निकालने के लिए अगर बरक़ी रॉ की कीमत और उसकी मज़ाहमत की कीमत मालूम है हमें और वक्त की कीमत मालूम है, तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है H मसावी आई की दूसरी आर टी, इसे जूल का हरारत का कानून कहते हैं। इसी को जूल का हरारत के मुतालिक कानून कहा जाता है। H मसावी आई की दूसरी ज़रब आर ज़रब टी। नाउ बरक़ी ताकत की इकाई मालूम करना है हमें। यहां पर बरक़ी ताकत जो होती है, बरक़ी ताकत ऊपर अभी हमने देखा P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाय I। ये तो देखा हमने, बरक़ी ताकत मसावी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है और करंट की इकाई एम्पियर होती है। तो ये इकाई के फॉर्म में अगर निकालेंगे हम तो 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 एम्पियर। अब जो वोल्ट होता है वो एक्चुअली जूल पर कूलम होता है, तो ये हो जाएगा 1 जूल पर 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय, और एम्पियर जो होता है वो कूलम पर सेकेंड होता है। सो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा जूल पर सेकेंड। तो इस तरह से जो बरक़ी ताकत की इकाई होती है वो होती है जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड को वैट कहा जाता है। इसी को बरक़ी ताकत की इकाई कहा जाता है, वैट के जरिए से उसे बोला जाता है। नाउ वैट हमने ये डे टू डे लाइफ में सुना है। आजकल CFL या LED बल्ब खरीदने जाते हैं हम, तो बल्ब का पावर कितना है ये डिसाइड करने के लिए वैट में बोला जाता है। मतलब 7 वैट का बल्ब, 9 वैट का बल्ब, जितना वैट ज्यादा होगा उतनी उसमें से रोशनी ज्यादा आएगी। ये था सफ़ा नंबर 48। सफ़ा नंबर 48 का विचार करा यानी कि जरा सोचिए वाला जो पार्ट है वो चैप्टर में से ओमिटेड है। इसके अलावा सफ़े पर जितने भी सवालात हैं, जैसे आइए दिमाग पर जोर दे, वो सिलेबस के अंदर है, उन्हें ओमिट नहीं किया गया है।
ये सफ़ा नंबर 48 पे ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओमिट है। सफ़ा नंबर 49 की जानी पढ़ते हैं हम। सफ़ा नंबर 49 पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो स्वयं अध्ययन के लिए बोला है। दिस इज पेज नंबर 49। तो स्वयं अध्ययन के लिए बोला है, मूल्यमापनातून वगळले ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया है। तो 49 पे से कोई भी पार्ट ओमिटेड नहीं है, सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है। सफ़ा नंबर 49 पर कुछ शक्लें दी गई है हमें। लच्छा, लच्छों का लच्छा ये देखा है हमने। वायर जो होता है बाइंडिंग वायर, हीटर का लच्छा, अंगीठी का लच्छा, ये ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में हम देख चुके हैं ये चीज़ें। पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, बरखी रॉ पर चलने वाली अंगीठी, बरखी बल्ब जैसे बहुत से आलात बरखी रॉ के हरारती असर पर काम करते हैं। जिस मौसिल की मज़ाहमत ज़्यादा हो ऐसे मौसिल का यहाँ इस्तेमाल होता है। अब हम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, हमारा एम ये होगा कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा हरारत पैदा हो। तो अभी मैंने डिस्कस क्या किया था, आपको क्या बोला था यहाँ पर कि इसकी जितनी ज़्यादा मज़ाहमत होगी उतनी ज़्यादा हरारती तवानाई पैदा होगी। H = RT जब लिख रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि जिस किसी भी तार में, मज़ाहमती तार में जितनी ज़्यादा उसमें मज़ाहमत की क़ुव्वत होगी, जितनी ज़्यादा उसमें मज़ाहमत की सलाहियत होगी, उतनी ज़्यादा ही हरारत पैदा होगी। सो यही पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है, जिस मौसिल की मज़ाहमत ज़्यादा हो ऐसे मौसिल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन नाइक्रोम मखलूत धात के लच्छे का बरखी अंगीठी में इस्तेमाल होता है। बरखी अंगीठी जो होती है, सेगड़ी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो वायर होता है वो नाइक्रोम का होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नुक्ते पिघलाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हीट प्रोड्यूस हो रही है सपोज, और मान लीजिए कि उसका नुक्ते पिघलाव कम है, तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, राइट। तो इसी तरह से ऐसे वायर्स का यूज करते हैं जिनमें मज़ाहमत ज़्यादा होती है। नाइक्रोम जो है ये मखलूत धात है और इससे इस्तेमाल किया जाता है बरखी अंगीठी का लच्छा बनाने के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसकी बरखी मज़ाहमत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बरखी बल्ब में टंगस्टन तार का इस्तेमाल होता है। अब बरखी बल्ब जो यूज कर रहे हैं हम, वहां पर लाइट का पर्पज है, ना कि हीट जनरेट करने का पर्पज है। कम मज़ाहमत का तार होता है ये टंगस्टन। ये क्या करता है, इसकी मज़ाहमत तो कम होती है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, नुक्ते पिघलाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो टूटे ना बीच में से। अगर मेल्ट हो गया बीच में से तो टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट होगा, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। बरखी रॉ की वजह से ये तार तकरीबन 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और इससे रोशनी खारिज होती है। अब मज़ाहमत कम है तो हरारत कम हो रही है यहाँ पर, लेकिन इसका जो नुक्ते पिघलाव है वो बहुत ज़्यादा है। 3400 डिग्री सेल्सियस पर भी टेम्परेचर जाने के बाद में ये गर्म होता रहता है, ना कि टूटता है। तो इससे क्या होता है, हरारत खारिज नहीं होती, लेकिन तार के गर्म होने की वजह से लाइट खारिज होती है। यहाँ पर लच्छा बताया गया है बल्ब का। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये बल्ब देखा होगा। इस तरह से कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो तार होता है ये फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का तार होता है। इसे हमेशा जहन में रखिए। 1 वैट अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, बरखी ताकत की इकाई है। इसलिए 1000 वोल्ट यानी 1 किलोवाट बरखी ताकत की पैमाइश की ये इकाई कारोबार में इस्तेमाल होती है। वैट जो हम बल्ब वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदते हैं उसको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वैट है, अगर बिजली की क्वांटिटी बताना है हमें तो वो किलोवाट के ऊपर गिनी जाती है। किलोवाट आर के ऊपर एक्चुअली गिनी जाती है। इसलिए 1000 वैट, 1000 यानी किलो, 1 किलोवाट बरखी ताकत की पैमाइश की ये इकाई कारोबार में इस्तेमाल होती है। अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट मिकदार की बरखी ताकत इस्तेमाल की गई, तब 1 किलोवाट ज़रब 1 घंटा 1 आवर बरखी तवानाई की मिकदार इस्तेमाल हुई।
जो बिजली इस्तेमाल की जाती है, बिजली इस्तेमाल होने की जो मिकदार है वो 1 किलोवाट आर के ऊपर बोली जाती है। 1 किलोवाट आर का कन्वर्जन दिया है जूल के अंदर, जो कि 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल। तलाश कीजिए के लिए एक चीज बताई गई है हमें, यहाँ पर देखिए इसी के रिलेशन में है, वो ब्लू कलर के डायलॉग बॉक्स के रिलेशन में। बिजली मुहैया करने वाली कंपनी से हर महीने आने वाले बिल को बगौर देखिए, इसमें दर्ज मुख्तलिफ किस्म की मालूमात हासिल कीजिए। बिजली बिल में इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट में देते हैं। जैसे बोला जाता है कि इस महीने का बिल 100 यूनिट आया है, फिर 150 यूनिट आया है, इस महीने बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया 350 यूनिट आया है, राइट। तो ये जो यूनिट बोला जाता है वो असल में 1 किलोवाट आर होता है। ये जो अभी हमने ऊपर जो यूनिट डिस्कस की वही यूनिट को मतलब वही मिकदार को एक यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है शॉर्ट सर्किट के बारे में। कई मरतबा कमजोर बरक़ी रो शॉर्ट सर्किट की वजह से इमारतों में आग लगने के वाक़यात सुनते और पढ़ते हैं। अपने घर में भी कभी कोई एक बरक़ी आला शुरू करते ही फ्यूज तार पिघल जाता है, मेन वायर जो मेन वो होती है वहां पर क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है, ऐसे बोला जाता है, और बरक़ी रॉ का बहाव बंद हो जाता है और पूरे घर की लाइट चले जाती है। आइए इसकी वजह मालूम करें। घरेलू बिजली के तारों में बर्फदार यानी कि लाइव, मोतदिल यानी कि न्यूट्रल और अर्थिंग यानी कि अर्थ, ऐसे 3 तार होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है घर का, उसके अंदर मेन 3 वायर होते हैं, एक लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और तीसरा अर्थिंग का वायर। अर्थिंग का वायर हमने ये बहुत ज्यादा कॉमनली सुना है। बर्फदार और मोतदिल तारों में 220 वोल्ट बरक़ी हवा का फर्क होता है। लाइव और जो न्यूट्रल होता है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का। अर्थिंग तार को जमीन से जोड़ते हैं। आलात की खराबी या बर्फदार तार और मोतदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक गिलाफ निकलने की वजह से ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इसमें से ज्यादा बरक़ी रॉ बहने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह हरारत पैदा होकर एतराफ की आतिशगीर अशिया मसलन लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक वगैरह में आग के शोले भड़क सकते हैं। इसके लिए एहतियात के तौर पर फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ शॉर्ट सर्किट होता कैसे है वो ये बोला जा रहा है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों ही वायर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, लेकिन ज्यादातर गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये कोटिंग क्या हो जाती है, पिघल जाती है, जिसकी वजह से लाइव और न्यूट्रल के वायर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जब ये चिपकते हैं तो वहां पर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट का प्रोड्यूस होता है और बरक़ी रॉ के हरारती असर की वजह से वहां पर हरारत पैदा होती है और चिंगारियां बनती हैं। और चिंगारियां अगर कभी किसी जलने वाली चीज के कांटेक्ट में आ गई तो उससे वो चीज जल जाती है और इस तरह बड़े पैमाने पर आग लगती है। सो ये शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट है कि किस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है। नाउ शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एहतियात के तौर पर फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज के मुतालिक आपने पिछले जमात में मालूमात हासिल की है। ज्यादा बरक़ी दौर से गुजरते ही फ्यूज तार पिघल जाता है। फ्यूज तार एक ऐसा तार होता है जो मेन रूम के बाहर या फिर घर के बाहर लगाया जाता है। अगर ऐसा कुछ केस होता है जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है तो जो फ्यूज का वायर होता है जो सर्किट में कनेक्टेड होता है वो पिघल जाता है, टूट जाता है। उसकी वजह से सर्किट जो होता है वो इनकम्प्लीट हो जाता है और इनकम्प्लीट सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। तो बरक़ी फ्यूज वाला तार क्या होता है, पिघलता है या टूटता है और उसकी वजह से सर्किट इनकम्प्लीट होता है। सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से करंट का फ्लो बंद हो जाता है। ज्यादा बरक़ी दौर से गुजरते ही फ्यूज तार पिघल जाता है और बरक़ी रॉ मुंतका होने से हादसा टल जाता है। सफा नंबर 50
सफ़ा नंबर 50 पर क्या आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये ओमिटेड है, लेकिन आप ये पार्ट पढ़िए। ये चीज़ें आपने एमसीबी आपने आपके घरों में भी देखी होगी, तो डे टू डे लाइफ की चीज़ है। ओमिट करने का मतलब कुछ ज़्यादा इतना टेंशन नहीं है। अक्सर गर्मी के दिनों में शाम के वक्त घरों में लाइट, पंखे, एयर कंडीशन और दुकानों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बरक़ी ताकत का इस्तेमाल होता है। ज़ायद मिक़दार में बरक़ी तवानाई मुहैया करने वाले ट्रांसफार्मर से हासिल की जाती है, और उस ट्रांसफार्मर की इतनी सलाहियत ना हो तो इसका फ्यूज़ पिघल जाता है और बरक़ी रॉ मुहैया होना बंद हो जाती है। ऐसा हादसा ज़्यादा बोझ ओवरलोडिंग की वजह से होता है। नाउ शॉर्ट सर्किट की ही एक दूसरी किस्म है ओवरलोडिंग यानी कि ये न्यूट्रल और लाइव वायर के एक दूसरे से चिपकने की वजह से बरक़ी रॉ की मिकदार नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक्चुअल बरक़ी रॉ की मिकदार बढ़ने की वजह से। मतलब जैसे गर्मी वगैरह है, गर्मियों के दिनों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनका यूज़ ज़्यादा हो जाता है। कूलर चलते हैं घर में, पंखे चलते हैं, हर रूम में पंखे चलते हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पंखों के साथ में कूलर भी चलते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो मेन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो मेन डीपी लगी होती है एरिया की, वहां पर ट्रांसफार्मर होता है। उस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड आ जाता है। लोड आने की वजह से वो क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट है, इस चीज को डिटेक्ट करता है, और जो फ्यूज लगा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर का, वो फ्यूज पिघल जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे एरिया की लाइट जाती है। इसी को ओवरलोडिंग कहा जाता है। ये अलग अलग किस्म के फ्यूज दिए गए हैं, इसमें से मोस्टली हमने ये देखा होगा हमारे घर में, और उसके अलावा ये वाले भी देखे होंगे हमने। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में लगे होते हैं। आजकल हर रूम के लिए एक सेपरेट फ्यूज के तौर पर इस तरह की एमसीबी यूज की जाती है। तो ये थी चैप्टर की पहली वीडियो, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।